ठुंडू कमरोनू की कहानी। भाग 3 इस प्रकार से है कि जब हिमतू ने सबला को मार दिया और वापस अपने घर आ गया और वह इधर उधर भी झगड़ा करने लगा और कहता कि तुम्हें पता नहीं, मैंने सबला ठुंडू को भी मार दिया है। और तब आबादी कम होने के कारण ठुंडुओं को इस बात का पता नहीं चला। सबला के परिवार को जरूर पता था, परंतु वह अपनी बेबसी में चुप रह गए, कहीं पता ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम था, सबला के परिवार वालों ने उसका दाह संस्कार किया, परंतु सबला की आत्मा भटकती रही। और फिर कुछ सालों बाद ठुंडू के 9 नाली हामल में सबला का पाप लग गया। वहां पर पाप इसलिए लगा क्योंकि ठुंडुओं की ठाई बूटी वहीं है, मतलब ठुंडू ठाकुर की उत्पत्ति वहीं से हुई है। ठुंडू जहां भी गए हैं वहीं से गए हैं, ठुंडू कहां से आए, ये सारी कहानी अलग एपिसोड में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ठुंडू और कमरोनू की कहानी सुना रहा हूं। सबला के पाप लगने से कई किस्म के विघ्न उत्पन्न हो गए। बच्चों के पालने में सांप रेंगने लगे, पशु दुबले पतले होने लगे, नौजवानों की बुद्धिहीन होने लगी। ठुंडुओं की औरतें गाय भेड़ बकरी सब बांझ हो गई। दूध लस्सी में भी कीड़े पड़ने लगे। एक दिन जब परसु नाम के ठुंडू की पुत्रवधू गाय की धार निकालना गई तो गाय ने दूध के बदले खून दे दिया। तब उसने गुस्से में गाय को थप्पड़ मारा और कहा, हमें सबला का पाप खाया जा रहा है। और जब वह भीतर आई तो उसने रोना शुरू कर दिया। तब परसु ठुंडू ने कहा, बेटा क्यों रो रही हो, कहीं झल्ली गाय ने लात तो नहीं मारी। तब उसने कहा, नहीं ससुर जी, हमें तो सबला का पाप खाया जा रहा है, गाय दूध की जगह खून दे रही है। तब परसु ने हाथ में डांगरे का बंध रखते हुए कहा कि है, पाप देवता आप अपने प्रकोप को शांत करें, हम तेरा बदला जरूर लेंगे। और फिर पूरे हामल में एक मीटिंग बुलाई और परसु कहने लगा कि 4 आदमी धार चढ़ना चले जाओ और पाबूज बिरादरी के पंडित की विद्या दिखाओ। पाबूज पहाड़ों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ब्राह्मण में गिने जाते हैं। तब कुछ लोग कहने लगे कि 4 आदमी क्या करने हैं, 2 ही चले जाओ। तब परसु और भिखा नामक 2 व्यक्ति जो चलने में तेज थे, उनको धार चाड़ना के लिए भेजा गया। तब परसु और भिखा धार चाड़ना पहुंचते हैं और पंडित श्री भजन सिंह जी को चरण वंदन करते हैं। तब पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कहिए यजमान कैसे आना हुआ। तब उन्होंने कहा, कुछ मजबूरियां हमें आप तक खींच लाई है। पंडित जी, हमारे कुल पर दुश्मनों का साया पड़ गया है और हमारे कुल के एक व्यक्ति को कमरों ने छल से मार दिया है। अब हमारे कुल में उसका पाप लग गया है। बदला चुकाए बिना वह पाप हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहां हम इसलिए आए हैं कि हमको बदला उगाहने के लिए शुभ घड़ी चाहिए। तब पंडित जी ने कहा, बदला उगाहने के लिए मैं शुभ घड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जो बैरी है मेरा तो वह भी आप ही की तरह यजमान है। बाबू छोसन कहने लगा, झगड़े की शुभ घड़ी चाहिए तो खड़कां चले जाओ। तब परसु को गुस्सा आया और वह पंडित को धमकाने लगा। तब पंडित होसन ने डर के मारे अपनी संदूक खोली और संदूक से अपनी सांचा पोथी निकाली। पोथी को कांसे से की, थाली में रखा और तब सफेद मुर्गा और सफेद बिल्ली की पूजा की। और तब चांदने की ठारी माता के मंदिर में काली बकरी की बलि दी और फिर कमरो गांव के नाम का कूरकऊ के पेड़ की टहनी मंगवाकर पूजा में रखी। तब पंडित ने अपनी पूजा शुरू की और पौक यानी फौज ले जाने की शुभ घड़ी देखने लगे। सभी नक्षत्रों की पूजा करके कन्या तुला राशि आदि ककड़ो नक्षत्र तथा सुबह का मूल नक्षत्र देखा। सोमवार को दशमी की पूजा करके मंगलवार को तलवार की पूजा की और कहा, बुधवार को 9 गांव की पूरी फौज को चला देना, वीरवार को फौज सहज खाला जोगरो और शुक्रवार को काकरे की धार से फौज आगे निकाल देना। जब पौख के चलने की घड़ी आएगी तो कच्चे आटे के बकरे पाजे की पत्ती खाएंगे और जब कपड़े की चादर में बंदूक की गोली रुकेगी तब अपने हथियार ढाल तलवार डांगरे और अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर चल देना। परंतु एक बार सराह जरूर जाना और देवराज बिजट महाराज की डोली को खैलाकर उनसे भी इजाजत मांग लेना। तब भिखा और परसु वहीं से सराह चले गए और तब बिजट महाराज की डोली खिलाई। तब बिजट महाराज ने इजाजत देते हुए कहा कि परसु ये मेरे चावल के दाने ले जा, ये चावल के दाने नहीं तीरों का गुच्छा है। तब परसु ठुंडू कहने लगा कि हे बिजट महाराज, हमें तेरा ही आसरा है, जहां हमारी हार आए वहां तू हमें सहारा देना। तब भिखा और परसु घर आए और सारी कहानी सबको सुना दी। तब पौख ले जाने की तैयारी हुई। सारे ठुंडू अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गांव ढूंढने में जो उनका केंद्र बिंदु है वहां इकट्ठे हुए। तब ढूंढों ने अपनी फौज चलानी शुरू कर दी और उसे दिन हामोलटी नदी के तट पर आ गए। तब ठुंडुओं की फौज सेंच खाला में जोगर नाला के पास पहुंच गए। जोगर नाले के पास बैठकर परसु ठुंडू ने कहा कि कुछ सोच विचार कर लो, पहले दुश्मन का भेद जानने के लिए एक व्यक्ति को भेजो। तब रामचू नाम के देवी को पालना भेजा गया। रामचू बहुत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। रामचू से कहा गया कि तुम्हें यह पता लगाना है कि पापता 54 रोयचाण शालने के नंबरदार की भेड़ बकरी चुगने कहां जाती है। सबला का बदला लेने के लिए नंबरदार या उसका भाई होना चाहिए। परसु ने रामचू से कहा, ताप्पा और शालने से सारा भेद लेकर कांडी सुंदराड़ी गांव में आ जाना। तब रामचू शालना पहुंच गया और बच्चों से पूछने लगा
यहां का नंबरदार कौन है? उसका भाई कौन है? तब बच्चों ने उससे कहा, नंबरदार का नाम जगमाल है और जगदेव उसका भाई। तब रामचू ने कहा, उनकी भेड़ बकरियां कहां चुगने जाती हैं? तो लड़कों ने कहा, उनकी भेड़ बकरियां चुगने बागंधार जाती है। तब रामचू अपना मकसद हल करके वापस चला आया। तब तक सारा रास्ता तय करके ठूंडुओं की फौज चांदपुर धार पहुंच गई। चांदपुर धार पहुंचकर तंबाकू पीने लगे और सोच विचार करने लगे। दूर सामने चुढ़ार दिखाई दी। तब सभी ठूंडुओं ने श्री गुल देवता को नमस्कार किया और अपने विजय की कामना करते हुए कहा कि हमें 3 गांव कमरों का कोई मुख्य व्यक्ति बदले के लिए मिल जाए तो चुढ़ार में बकरा ले आएंगे और सराहा में हवन करा देंगे, और यदि कमरों में जाकर ऊपर बोल रहेगा तो कनाली की जोड़ी और चांदी ढोल भेंट चढ़ा देंगे। और तब ठूंडुओं ने देवते के नाम का बकरा काट दिया और फिर विचार करने लगे कि आज शाम को कांडी सुंदराड़ी गांव में रुकेंगे। कांडी सुंदराड़ी गांव में ठूंडू बिरादरी का एक सुंदर नाम का बुजुर्ग रहता था, जिसका उस समय काफी बोलबाला था। फौज चलते चलते सुंदराड़ी गांव पहुंची। फौज को बिठाकर सभी सुंदर नाना से कहने लगे कि नाना जी, आपकी क्या राय है? कमरों बहुत दूर है, जाने या ना जाएं? तब सुंदर नाना कहने लगे और सभी ठूंडू सुनने लगे। तब सुंदर नाना ने कहा कि हमारे खानदान में हाथ पैर हाथ धरकर कोई नहीं मरा। हम वीरों की जाति के हैं, वीरता हमारे खून में है, हम कायर नहीं हैं। तब ठूंडुओं में जोश भर गया और वह कहने लगे, फिर अपने लड़के रतन को हमारे साथ भेज दो। तो सुंदर नाना कहने लगा, रतन की भेड़ें तो धनले में अटकी हुई है। इस शाम को रतन की भेड़ नेड़ा खड़ पहुंच गई और रतन भी शाम को घर आ गया। तब ठूंडुओं ने रतन को साथ चलने और फौज का नेतृत्व करने को कहा। तब रतन फौज के साथ चलने को तैयार हो गया। उसी रात को रामचू देवा भी सुंदराड़ी गांव पहुंच गया और सारी कहानी बताने लगा। रामचू ने कहा कि कमरोनू गांव का नंबरदार जगमाल तो नाहन मामले की हुंडी लेकर गया है, परंतु उसका भाई जगदेव अपनी भेड़ें चराने बागंधार आता है। उसी रात की सुबह को ठूंडू अपना पौख लेकर चल दिए। जगदेव अपनी पत्नी पूंदरोटी को कहा कि नाश्ता तैयार करने को कहा। लड़के तो विशु मेले में कूफर लानी चले गए हैं, मैं भेड़ें चराने जाता हूं। तब नंबरदारनी ने सिड़कू और रोटी नाश्ते में बना दी और खुद जल्दी ही पानी भरने चली गई। जल्दी ही वापस आकर नंबरदारनी ने जगदेव को नाश्ते में घी और सिड़ू खिलाया। तब लाला नाम के हिजरानों के लड़के ने अपनी बकरी चराने के लिए खोल दी और रोणपोता नामक लड़के ने जगदेव से कहा, नाना जी, आज भेड़ बकरी चराने को कहां ले जानी है? तब जगदेव ने कहा, भेड़ बकरी चराने को आज बागंधार ले जाते हैं, जहां से कुफरलानी का विशु सामने दिखता है। तब भेड़ बकरी बागंधार पहुंच गई और जगदेव पत्थर की ओट के पास अपनी अपनी ऊन की डाबली बिछा दी और फिर भौंरा एक किस्म का गाना गाने लगा। यह है इस सत्य घटना का भाग 3, जो हमारे पहाड़ों में हरुल के गाथा के रूप में गाया जाता है। आगे की कहानी भाग 4 में सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।